बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज से हम बकायदा QMT क्वांटिटेटिव मेथड्स का बिजनेस स्टेटिस्टिक्स के पोर्शन को शुरू करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हमने जो चीज़ कवर करनी है वो क्या है, स्टेटिस्टिक्स की डेफिनेशन। और इस डेफिनेशन में सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं ना, की पॉइंट हमारे पास क्या है, व्हाट इज स्टेटिस्टिक्स। जवाब क्या मिलेगा, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। स्टेटिस्टिक्स ये ब्रांच है किसकी, मैथमेटिक्स की। तो इसका ताल्लुक किससे है, किस चीज से, ये ब्रांच है। तो ये पर्टिकुलर ब्रांच किन चीजों में डील करती है, कंसर्न विद कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम डेटा। तो मतलब इस इन सब चीजों का ताल्लुक जो है वो डेटा से है, मतलब ओवरऑल डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लफ्ज क्या आ गया, डेटा। व्हाट इज डेटा, डेटा किस चीज को बोलते हैं, उसको भी साथ साथ हम कवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये डेटा कलेक्ट क्यों हो रहा है, टू इन्वेस्टिगेट अ प्रॉब्लम। ऑब्वियसली आपको कोई मसला दरपेश होता है जब भी तो आप क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। देखिए आप ये बताइए कि आपको रेस्टोरेंट जाना होता है किसी खाना खाने के लिए। कोरोना वायरस के केस में तो आजकल नहीं जा पा रहे, लेकिन सब बताइए कि अगर मिसाल के तौर पर आपने कोई डिनर प्लान किया है, कोई बाहर के लिए बजट प्लान किया है, तो आप जब कहीं पर खाना खाने का सोचते हैं तो आप क्या लोगों से डेटा कलेक्ट नहीं करते, यार कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है, कौन से रेस्टोरेंट में कौन सी डिश स्पेशल है, यस और नो। तो ये सारा मतलब इट मींस दैट आपका एक मसला आपको दरपेश आ गया। आपको मसला क्या दरपेश आ गया कि आपने जाना है भाई डिनर करने के लिए, तो उस डिनर के लिए भी आप इतनी मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, करते कि नहीं करते। तो ये जो डिनर करना है या लंच करना है, ये क्या, ये सोशल इशू हुआ ना, आपका सोशल मामला तो है ना, ये आपकी सोशल लाइफ हो गई। तो आप सोशल नेचर का प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। चलें और आसान बात करते हैं। अक्सर हम फेसबुक पर जो मुख्तलिफ फॉरम्स बने हुए हैं हैदराबाद के लिए, मुख्तलिफ शहरों के लिए, वहां पर हम अक्सर लोगों को एक पोस्ट करता हुआ देखते हैं। वो कहते हैं बताइए हैदराबाद में जो है वो बच्चों का अच्छा डॉक्टर कौन है, बताइए हैदराबाद में ENT का अच्छा डॉक्टर कौन है। मतलब मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर्स की वो एक क्वेश्चन रेज करते हैं, और नीचे कमेंट्स के अंदर लोग उनको मुख्तलिफ डॉक्टर्स के नेम्स क्या कर रहे होते हैं, सजेस्ट कर रहे होते हैं। तो भाई प्रॉब्लम ये है कि मैंने आज जाना है, ठीक है जी, अच्छा बेटा ओके। तो मुझे प्रॉब्लम ये कि मैंने जाना है डॉक्टर के पास, तो जरा आप सजेस्ट कीजिए डॉक्टर कौन कौन से। तो मतलब मैं डॉक्टर्स के बारे में मालूमात इकट्ठी कर रहा हूँ। मैं हर काम जो है वो मालूमात इकट्ठी करने के बाद करता हूँ कि नहीं करता हूँ, जवाब दीजिए। टू इन्वेस्टिगेट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जो है वो चाहे क्या हो, सोशल लाइफ से बिलोंग करती हो हमारी। अच्छा जी ओके, चलें सबसे बढ़कर बात कर लें भाई। आप में से अक्सर लोग जो हैं वो मूवीज देखते होंगे भाई, मूवीज देखते हैं, मूवीज फिल्म है, ड्रामा है। आजकल तो वैसे ही रमजान में भी ड्रामे चल रहे हैं, ठीक है। हमारे वजीर आजम साहब ने ड्रामा चलवा दिया ना, तो अवाम जो है वो ड्रामा देख रही है, ठीक है। बहरहाल तो आप लोग मूवीज देखते होंगे। अच्छा, अब मूवीज बंदा कब देखता है, जिसके पास फारिग टाइम होगा। तकरीबन सभी फारिग है ना, शायद इसलिए देखते हैं। बहरहाल तो इसमें भी बहुत से लोग, जैसे मिसाल के तौर पे बहुत से लोग स्टडी से फारिग होते हैं, उनकी छुट्टियां आती हैं, वेकेशंस आती हैं, खासतौर पे जून जुलाई की, जो आपको मयसर नहीं होंगी बेटा, जून जुलाई की छुट्टियां। आपने तो अच्छी खासी छुट्टियां भी कर ली बीच में, लेकिन CA वालों के पास कोई वेकेशंस नहीं होते, ठीक है। इस बात का पता होना चाहिए आपको, जून जुलाई नामी कोई छुट्टी एग्जिस्ट नहीं करती हमारे पास। अच्छा जी, और आपको पता है आपकी क्लास संडे को भी हो जाती है, तो आपका वीकेंड भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये तमाम बातें आहिस्ता आहिस्ता आप आदी हो जाएंगे। अभी तो आप बिल्कुल नए नए हैं,
तो यहाँ के कल्चर से आप वाकिफ नहीं है। तो सीए का कल्चर ये है कि ना कोई जून जुलाई है, ना कोई संडे है, ठीक है, एवरीडे इज मंडे, ठीक है जनाब। तो बताने का मतलब यहाँ पर ये है। तो अक्सर लोग जो हैं वो जब वो छुट्टियां उनकी होती हैं तो वो बोलते हैं जनाब कि कोई मूवी सजेस्ट करें, लोगों से राय ले रहे होते हैं। ऐसा क्यों कर रहे होते हैं वो? उनको पता है कि जनाब अगर वो खुद से कोई मूवी सिलेक्ट करेंगे तो मे बी उनका टाइम वेस्ट हो जाए। तो वो लोगों की सिलेक्शन पे चलते हैं, या लोगों से मसले मसाइल पूछकर या इन्वेस्टिगेट करके फिर वो चूज करते हैं भाई कि उनको कौन सी मूवी देखनी। ऐसा करते हैं कि नहीं करते? और बाकायदा ऐसा करने के लिए वेबसाइट्स बनी हुई हैं बेटा, डिसीजन लेने के लिए। एक वेबसाइट है IMDb, सुना है किसी ने आप ऐसे? IMDb, इंटरनेट मूवी डेटाबेस। तो ये IMDb क्या है? ये IMDb एक इंटरनेट मूवी डेटाबेस है जिसमें जितनी भी मूवीज हैं उनकी डिटेल्स मौजूद हैं और उनकी रेटिंग हुई हुई है। IMDb बेटा, आपको मेरे ख्याल से बी डेटाबेस, ठीक है ना? तो बताने का मतलब क्या है कि यहाँ पर सारा डेटा जो है इकट्ठा हुआ होगा, और यहाँ तक कि मूवीज की इसमें रेटिंग भी हुई है। रेटिंग मतलब कि लोगों ने किसको, कौन सी मूवी को कितना पसंद किया, तो वो रेटिंग करते हैं आउट ऑफ 10, ठीक है ना? तो 9 रेटिंग है, 8 रेटिंग है, 6-7 रेटिंग है, 6 रेटिंग है, मतलब लोगों के रिव्यूज मौजूद हैं। तो लोग यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज को क्या करते हैं, मतलब यानी मुख्तलिफ मूवीज को देखने के लिए इस वेबसाइट को रेफर करते हैं। तो मतलब हर बंदा जो है वो हर दिन ये काम कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि वो इस सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है, ठीक है जी। फिर सोशल प्रॉब्लम हमारे पास बहुत सारे हैं और भी हैं। शादी कब होनी चाहिए, शादी के लिए सूटेबल एज क्या है, पाकिस्तान में आमतौर पे ऑन एवरेज शादी कब हो जाती है, एंड सो ऑन। तो इस तरह की तमाम बातें हैं। इसका मतलब क्या है कि आप हमारे सोशल मसाइल को देख सकते हैं। खवातीन की एजुकेशन देख लें, फीमेल लिटरेसी रेट उठा लें। ये सारे हमारे क्या है बेटा, सोशल इश्यूज हैं, और इन सब सोशल इश्यूज को एड्रेस किया जाता है बाकायदा। एक चीज होती है उसका नाम है बेटा सेंसस। सेंसस समझते हैं? आप में से किसी को पता है सेंसस क्या होता है? सी से सेंसस, मर्दमशुमारी जिसको बोलते हैं, मर्दमशुमारी, जिसमें लोग यानी आबादी काउंट की जाती है। तो हुकूमत जो है वो आबादी क्यों काउंट कर रही है बेटा? सोचिए जरा, इसका रीजन क्या है, क्यों काउंट करना पड़ रहा है आबादी को? आबादी क्यों काउंट की जा रही है? आबादी क्यों काउंट करें? हिसाब रखने के लिए, सोशल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए बेटा। क्या सोशल प्रॉब्लम्स है भाई? आबादी के हिसाब से आपको रोड्स चाहिए, आबादी के हिसाब से आपको पानी और दीगर फैसिलिटीज चाहिए, आबादी के हिसाब से आपको हॉस्पिटल्स चाहिए, आबादी के हिसाब से आपको पुलिस स्टेशन चाहिए। ये सब चीजें जो होंगी बेटा वो आबादी के हिसाब से होंगी ना। जब आपको अपने इलाके की आबादी नहीं पता होगी, आप ये बताओ, आपके घर पे एक इवेंट हो रहा है शादी का, ठीक है, अगर आपको अंदाजा नहीं है कि उसमें कितने अफराद आएंगे उस इवेंट को अटेंड करने के लिए, तो क्या आप उस इवेंट को मैनेज कर पाओगे? आप सबसे पहले तो एक एस्टिमेट लगाते हो ना यार, कि मेरे घर पे जो मेरा जो इवेंट है इसके अंदर कितने मेहमान आने वाले हैं, ताकि आप उसके हिसाब से अरेंजमेंट करो। तो हम मुख्तलिफ इवेंट्स देखते हैं, मेहमानों को अटेंड करते हैं,
और खाना जो है वो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ गेस्ट्स क्या करते हैं, बनवाते हैं। ऐसा है कि नहीं? जवाब दे सब लोग बेटा। तो आप सबसे पहले ये मालूम करते हैं कितने लोग आएंगे, अंदाजा, उसके हिसाब से आप क्या करते हैं। इस तरह एक एक समझें, आप तो एक छोटा सा गैदरिंग या आप छोटा सा इवेंट मैनेज कर रहे हैं, हुकूमत को तो पूरी पॉपुलेशन को मैनेज करना है। तो हुकूमत को अगर पूरी पॉपुलेशन को मैनेज करना है तो उनकी क्या जरूरियात हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, वो सब पहुंचाने के लिए उनको पॉपुलेशन का सही वैल्यू पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ताकि उनकी जरूरतों के हिसाब से हर इलाके में कितनी डिस्पेंसरीज चाहिए होंगी, कितने करीबी हॉस्पिटल होंगे, कितने बड़े हॉस्पिटल्स होंगे। अब आप देखिए वेंटिलेटर का कितना बड़ा इशू है। पूरे सिंध के अंदर तकरीबन 450 वेंटिलेटर्स हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर। तो अगर 450 वेंटिलेटर्स हैं, उसके बाद क्या होगा, सवाल ये। यानी एट अ टाइम 450 मरीज जो हैं वो इंटरटेन हो सकते हैं इससे, वो फैसिलिटेट हो सकते हैं इससे। तो बहुत सारे मसले मसाइल हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आइडिया हो रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो इसका ताल्लुक जो है वो आपकी इकोनॉमिक्स से भी है। अच्छा जी, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है, ये बताओ। बेरोजगारी मसला है, अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं इसको हम, बेरोजगारी। महंगाई हमारा मसला है, जवाब दे सब लोग। तो बेरोजगारी हमारा मसला है, महंगाई हमारा मसला है। तो क्या इन मसलों को स्टडी नहीं किया जाता? क्या हम ये नहीं जान सकते कि क्यों महंगाई है? क्या हम ये नहीं जान सकते कि क्यों बेरोजगारी है? कितने लोग बेरोजगार हैं हमारे मुल्क में? नाउ व्हाट विल बी द इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस? तो कोरोना वायरस के बाद क्या होगा मुल्क का, मतलब यानी कि इकोनॉमी का क्या इफेक्ट होगा, मतलब कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं इस केस में, कितने बिजनेस बंद हो चुके हैं। ये सारा डेटा आपको कलेक्ट करना है, ताकि हुकूमत जो है वो, अभी आप सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ किस्म के पैकेजेस अनाउंस कर रही है, इंडस्ट्रियल पैकेजेस ला रही है। क्यों? ताकि वो हमारी इकोनॉमी के अंदर जो इदारे बंद हो रहे हैं वो चलते रहें। वरना क्या होगा, वरना ये होगा कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैल जाएगी मुल्क के अंदर। तब हुकूमत आगे आएगी और इन इदारों को सपोर्ट करेगी। तो ये सारे मसले हैं, इन मसलों की स्टडी करने के लिए डेटा कलेक्शन बड़ी जरूरी है। अभी आप बताइए कि ये जो राशन बांटने की बात हो रही थी हुकूमत की तरफ से, तो उसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि उनके पास प्रॉपर डेटा मौजूद नहीं है भाई, सिंपल सी बात। अगर उनके पास हर फर्द का डेटा होता कि कौन कितना कमाता है, किसकी इनकम लेवल क्या है, कौन गवर्नमेंट जॉब रखता है, कौन प्राइवेट जॉब रखता है, किसके, प्रॉपर डेटा जिसके जरिए उनके लिए डिसीजन मेकिंग क्या हो जाए, आसान हो जाए, तो वो घर घर पहुंचा देते राशन आपको। एक तो सबसे पहले सच्ची नीयत भी चाहिए इसके अंदर। यार राशन खुद कैसे खा जाते हैं, सवाल ये। ऐसा नहीं है बेटा। तो खैर, मिलता है। अब किसको मिलता है किसको नहीं मिलता ये अलग बात है, ठीक है ना। बहरहाल, तो ये सारी बातें आपके सामने है, तो मैं आपके सामने इश्यूज एड्रेस कर रहा हूँ। अब ये बताइए, लोड शेडिंग, लोड शेडिंग मसला है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी होना मसला है। और इलेक्ट्रिसिटी महंगी होना, लोड शेडिंग होना, ये किस चीज को मुतासर करता है? ये हमारी इंडस्ट्रीज को मुतासर करता है। आपको पता है पाकिस्तान बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज काम करती हैं पता है आपको?
पाकिस्तान की जो गारमेंट्स इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लंदन जो एयरपोर्ट है, हिथरो एयरपोर्ट में पाकिस्तान के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा, पाकिस्तान इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट। पाकिस्तान जो है वो दुनिया का दूसरा बड़ा जो है वो मुल्क है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। खैर ये एक पुरानी बात है, अब हमारे मुकाबले में उन्होंने इंडिया को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को खड़ा कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत मशहूर है। तो हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, पिछले दौर के अंदर हम पर लग गई पाबंदियां, तो उन पाबंदियों को हम किस तरह फेस करेंगे? ठीक है जी। या लोड शेडिंग हो गई जिससे हमारी इंडस्ट्रीज चलना बंद हो गई, तो अब इंडस्ट्रीज के पास क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं कि क्या वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस करें, वो अपने मसले मसाइल क्या करें, खुद डील करें। ठीक है जी। अच्छा जनाब, उसके बाद पेप्सी और कोका कोला का नाम सुना होगा आपने। तो ये जो बेवरेजेस हैं पेप्सी और कोका कोला, इसमें जो है वो स्वीटनर यानी कि मिठास के लिए शुगर इस्तेमाल की जाती है। ठीक है जी। लेकिन कैलिफोर्निया के अंदर एक प्लांट है किसका, कोका कोला का। वहां पर उन्होंने क्या किया, वहां उस इलाके में वो प्लांट लगाने के लिए उनको एक प्रॉब्लम फेस हुई। वो प्रॉब्लम क्या थी कि अगर वो शुगर मंगवाते हैं किसी और शहर से कैलिफोर्निया के अंदर, तो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, यानी उनके लिए वो चीज बनाना महंगा हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा इस इलाके में कैलिफोर्निया में रहते हुए हमारे पास ऐसे कौन कौन से फ्रूट्स या सब्जियां मौजूद हैं जिसके जरिए हम स्वीटनर बना सकते हैं, और जो कि सब्सटीट्यूट हो, नेमुल बदल हो उस स्वीटनर का जो हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो अब इंडस्ट्रीज के मसाइल, इंडस्ट्रीज जाके स्टडी कर रहे हैं। एक प्लांट, एक मशीन भी काम नहीं करता, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो ये तमाम बातें जो है बेटा इसमें फॉलो करती हैं। ठीक है जी। तो यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं स्टेटिस्टिक्स में तो क्या है मामला कि हम मशीन की मशीन को रिपेयर करने का जो डिसीजन वो हम लेते हैं बगैर मशीन को ओपन किए, सिर्फ उसके डेटा को एनालाइज करके। मशीन जो प्रोडक्शन दे रही है, जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है मशीन, उसके आउटपुट के बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि ये मशीन जो है वो प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं कर रही। बहरहाल मतलब मुख्तलिफ सिचुएशंस होंगी आपके सामने जो कि आप फेस करेंगे, और ये आपके सामने एक बुनियादी नक्शा मैंने रख दिया कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स concerned with collection of data, presentation of data, analysis of data, interpretation of data, drawing conclusion from data to investigate a problem, whether the problem is social, economical or industrial. तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी इस बात को समझने में। यस बेटा, कोई सवाल तो नहीं यहाँ तक आपका? बोलिए बेटा, सब लोग रिस्पॉन्स कीजिए। बात क्लियर है सब लोगों को बेटा? तो हम जब प्रैक्टिकली खुद डेटा कलेक्ट करेंगे तो हमें आइडिया होगा। ठीक है जी, ओके। ड्राइंग कंक्लूजन को एक्सप्लेन करते हैं। ड्राइंग कंक्लूजन का मतलब क्या? डिसीजन मेकिंग बेटा, डिसीजन मेकिंग, फैसला करना। ठीक है, तो हम फैसला करते हैं ना। अब हुकूमत फैसला करेगी कि उन्होंने कितने मुतासरीन को कंपनसेट करना है, हुकूमत फैसला करेगी उन्होंने कितने बेरोजगारों को क्या करना है, अलाउंसेस देने हैं। ठीक है, कितने लोगों के लिए उन्होंने क्या करना है, कोरोना रिलीफ पैकेज निकालना है। तो ये सब कुछ डिसीजन मेकिंग के अंदर आएगा। सबको तो सब कुछ नहीं मिल सकता ना, तो फैसला करना होता है आपको बात जवाब। और फैसला हमेशा कहाँ करना होता है, जहां आपके पास क्या हो, चॉइस हो। ठीक है, चॉइस होगी तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस बनेंगे, और मल्टीपल ऑप्शन जब बनेंगे तो आपको
उनको एनालाइज करके फैसला करना पड़ेगा। ठीक है, लोड शेडिंग खत्म करनी कि नहीं करनी, फैसला करना है। लोड शेडिंग चलती रहे या लोड शेडिंग खत्म हो जाए, बताइए, जवाब दीजिए। जी बेटा, किसी ने हैंड रेस किया, ऐसा कोई सवाल है तो बताइए। चलती रहे, अच्छा। मैंने डेटा की बात शुरू नहीं की बेटा, आप जल्दी में है मेरे ख्याल से। क्या मैंने डेटा पढ़ाया बेटा अब तक? फाजुल है बेटा, डेटा अब तक मैंने डिस्कस ही नहीं किया। बहरहाल, तो ये आपके सामने डिसीजन मेकिंग के अंदर आप क्या नहीं, मतलब डेटा के जरिए आप फैसला करते हैं। जैसे कल आपकी मैंने बात आपसे मुतालिक बात की कि भाई आपने बहुत सारी मालूमात सीए के बारे में कलेक्ट की, तो अल्टीमेटली आपने सीए में आने का फैसला किया ना, डिसीजन लिया ना कि नहीं लिया। डेटा कलेक्ट करने के बाद आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो है वो आपका मेन पॉइंट जो होगा, वो डेटा कलेक्ट करने के बाद, एनालाइज करने के बाद आप जो है वो उससे कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे और ऑब्वियसली उससे क्या लेंगे आप, डिसीजन मेकिंग लेंगे। ठीक है, तो बात उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी आपको बेटा। बेटा क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट? बॉल देख के डिसाइड करते हो ना कि शॉट खेलना है कि नहीं खेलना, बॉल रोकनी है, कोई ड्राइव खेलनी है, या बॉल को उठा के फेंक देना है। इसका मतलब आने वाली बॉल आपको डिसीजन मेकिंग के लिए तैयार कर रही होती है कि उस बॉल को समझो और डिसाइड करो उसी दौरान कि तुमने क्या करना है। तो समझ लो विद इन सेकेंड्स ये फैसले लेने होते हैं बाज दफा। ठीक है, अगर हमारे क्रिकेटर्स को स्टेटिस्टिक्स समझाई जाए ना, तो वो और बेहतर क्रिकेटर्स बन सकते हैं। ठीक है, दुनिया भर के जो कंट्रीज हैं वो ये स्टडी करके आते हैं कौन से प्लेयर की क्या कमजोरी है, कौन सा प्लेयर जो है वो कितनी तरीकों से आउट हो चुका है टोटल अब तक, और आउट होने में सबसे ज्यादा आउट होने वाला वे उसका क्या है, तो फिर उसको जल्दी से उसी तरीके से आउट कर लिया जाए जो उसकी कमजोरी है। अब दो बातें होंगी, या तो आप सामने वाली टीम आपकी कमजोरी का फायदा उठा लेगी क्योंकि उसने डेटा रीड किया हुआ है, या फिर आप अपनी कमजोरी पर काबू पा लोगे। तीसरी बात ये होगी, उस दिन आपका लक बड़ा अच्छा होगा कि आपकी कमजोरी के बावजूद भी वो सामने वाली टीम आपका आउट नहीं कर पा रही, जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी वाला मैच। बहरहाल, तो मतलब मतलब किसी भी सिचुएशन में आ जाओ, अल्टीमेटली आपको डिसीजन मेकिंग लेनी है, करनी है, और चीजें आपके सामने डेटा की शक्ल में क्या है, मौजूद है। ठीक है जी, ये सारी बातें आपके सामने। ठीक है ना, व्हाट इज डेटा? फिर ये जो भाई ने सवाल किया डेटा और इंफॉर्मेशन, तो इस पे बात कर लेंगे। हाँ जी, व्हाट इज डेटा? किसी को पता है डेटा किसे बोलते हैं? बाय द वे, डेटा सिंगुलर और प्लूरल? डेटा लफ्ज जो है सिंगुलर है या प्लूरल है? डेटा प्लूरल है, पता है आपको? किसी को सिंगुलर पता है इसका, सिंगुलर?
यस करेक्ट, डेटम। डेटा बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है इसका डेटा का, कि डेटा किसे बोलते हैं। डेटा बोलते हैं बेटा किस चीज को, किसी भी चीज के मुतालिक रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है जी। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स का मतलब क्या, आदादो शुमार। तो किसी भी चीज के मुताल्लिक जब रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। ठीक है, अब एक सवाल साथ साथ ये भी आ गया कि सर इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, यूजफुल डेटा is called information. यूजफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि क्या फैक्ट्स का फिगर्स क्या मतलब बेटा, समीर क्या बोल रहे हैं आप, जरा अपना सवाल क्लियर करें बेटा। समीर क्या कह रहे हैं बेटा आप, समीर फिगर्स क्या। अच्छा, फैक्ट फैक्ट मतलब फैक्ट तो बोलते हैं सच्चाई को, फिगर्स जो है वो क्या मतलब, भाई आपकी एज क्या है, तो आप अपनी एज किसी ना किसी फिगर में बताएंगे ना बेटा, को उसको वैल्यूएशन करेंगे ना किसी की तरह। आपकी एज कितनी है बेटा समीर, 18, तो ये क्या हो गया, फिगर हो गया। आपका वेट कितना है बेटा समीर, समीर आपका वेट कितना है, 60, तो ये भी फिगर हो गया। तो अब बात ये है कि ये आपका वेट और जो एज है ये रॉ फैक्ट एंड फिगर हो गया ना। अब ये अगर मेरे काम का है, अगर मुझे इस डेटा से कुछ हासिल करना है तो फिर ये मेरे लिए इंफॉर्मेशन है, अदरवाइज ये मेरे लिए क्या होगा बेटा, डेटा ही कहलाएगा। तो इंफॉर्मेशन क्या, यूजफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब गवर्नमेंट ने सेंसस कर लिया है, मर्दमशुमारी कर ली है, तो मर्दमशुमारी जो है वो हमें पता है मुल्क की आबादी कितनी है, मुल्क की आबादी का डेटा हमारे पास मौजूद है, लेकिन उस डेटा को यूज करने वाले सब लोग हैं क्या, नहीं। डेटा तो हमारे आसपास बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन हर डेटा हर कोई यूज नहीं करता। तो जिस डेटा को यूज करने का आप इंटेंशन रखते हैं, जिससे आप कंक्लूजन्स ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर ऐसे डेटा को हम क्या बोलेंगे बेटा, इंफॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, जवाब दीजिएगा बेटा। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या कहलाते हैं बेटा, डेटा कहलाते हैं। यूजफुल डेटा, जब डेटा आपके लिए यूजफुल हो, आप उसको इस्तेमाल करना चाहें, उससे कंक्लूजन्स वगैरह ड्रॉ करना चाहें, तो फिर उस यूजफुल डेटा को हम क्या बोलेंगे बेटा, इंफॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, आप ये बताइए, डेटा मतलब कि नहीं, मतलब जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके अतराफ में मौजूद हैं, आपके अतराफ बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं, लेकिन आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन जरूर नहीं है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर एक गाड़ी के टायर में कितनी हवा फिल होती है बता सकते हैं आप मुझे, तो ऑब्वियसली एक गाड़ी के टायर में कितनी हवा फिल होती है उसकी मेजरमेंट अगर की जाए तो वो ऑब्वियसली एक फैक्ट एंड फिगर है। गाड़ी में हवा भरते हैं ये फैक्ट है,
गाड़ी के टायर में, ठीक है जी, कितनी हवा भरते हैं ये फिगर है। लेकिन अगर आप इंजीनियर हैं या आप इस फील्ड से काम रखते हैं तो ये फैक्ट एंड फिगर आपके लिए क्या बन जाएगा बेटा, इंफॉर्मेशन बन जाएगा। अदरवाइज ये इन डेटा आपके लिए या ये डेटा आपके जनरली किसी काम का नहीं है। तो हमारे जिंदगी के अतराफ में हमारी लाइफ जो है, लाइफ इज फुल ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। आपके आसपास जो है हर इंसान जो गुजर रहा है तो वो भी डेटा में शुमार हो रहा है, उसका चलना फिरना, यहाँ तक कि मोबाइल ऐप्स हैं जो आपके क्या करते हैं, फीड्स को भी काउंट करते हैं ना, आपने कितना पैदल सफर किया, आपकी हार्ट बीट को भी काउंट करते हैं। तो आपकी हार्ट बीट जो है वो भी तो 1 मिनट के अंदर आपका दिल कितनी बार धड़कता है, तो ये भी तो दिल धड़कता है, इट इज अ फैक्ट। कितनी बार धड़कता है, इट इज अ फिगर। यस और नो? तमाम इंसानों का दिल धड़कता है, ये फैक्ट है। कितनी बार धड़कता है, ये फिगर है। किसी का तेज धड़कता है, किसी का स्लो धड़कता है। अब बताइए कि भाई हम जानते हैं ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये चीज इंफॉर्मेशन किसके लिए होगी, आपके लिए, डॉक्टर साहब के लिए? ज्यादातर डॉक्टर्स इस फैक्ट्स एंड फिगर्स को क्या करते हैं, वो इनको कंसीडर करते हैं ना। बेटा वो तुम बता सकते हो, बताओ। तुम्हारा दिल नहीं धड़कता बेटा, ठीक है। तो मतलब जनाब, जनरल बातें हैं, कोई मुश्किल बातें नहीं है। तो हमने कहा जनाब कि इसका मतलब क्या है, डेटा और इंफॉर्मेशन का फर्क आपके सामने है। मुख्तलिफ तरीकों से इसको और भी समझा जा सकता है, ठीक है जी। तो मैं कोई मतलब इतनी कोई तफसीली बात नहीं थी कि मैं इसमें इन डेप्थ इतनी बात करूं, तो मैंने कहा जनाब आपके सामने रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, आदादो शुमार हम बड़ा आमतौर पर बोलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल और पूछ लेता हूँ बेटा, ठीक है। कभी आपने ये एनालाइज किया कि आपको जो पॉकेट मनी मिलती है वो दूसरों के मुकाबले में कम मिलती है, ज्यादा मिलती है? आपको जो ईदी मिलती है ईद वाले दिन, वो दूसरों के मुकाबले में कम मिलती है, ज्यादा मिलती है? तो इसका मतलब जहां पर आपका मतलब निकलता है वहां पर आप डेटा कलेक्ट भी करते हैं, उसको यूज भी करते हैं, कंपैरिजन भी करते हैं, डिसीजन मेकिंग भी करते हैं। समझे बेटा बात को? तो अब ज्यादा इस पे बहस नहीं करूंगा मैं, इतनी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। यूजफुल डेटा इज कॉल्ड व्हाट, इंफॉर्मेशन। अच्छा जी। उसके बाद अब डेटा में हम कलेक्ट क्या कर रहे हैं, फिर डेटा की टाइप्स भी हमारे पास आ रही हैं, ठीक है। डेटा कलेक्शन में क्या इन्वॉल्व है, ठीक है। तो मैं दोबारा यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ कि डेटा में क्या शामिल है। डेटा कंसिस्ट ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। डेटा कलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है जी। जब हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, हम लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, जवाब दें। डेटा कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, each recording
वैल्यू ऑफ पार्टिकुलर ये आज की क्लास में थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल डिस्कशन हमारा चलेगा ताकि हम अपनी बेसिस बना लें जिस पे हमें काम करना है। तो डेटा कंसिस्ट ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन मतलब मेजरमेंट्स, ठीक है जी। तो हम चीजों को मेजर करते हैं, हम डेटा के अंदर ऑब्जर्वेशन हासिल करते हैं, ईच रिकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ पार्टिकुलर वेरिएबल, और हर ऑब्जर्वेशन में हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट लफ्ज क्या आ गया, वेरिएबल आ गया। इसका मतलब क्या, वेरिएबल भी समझाना पड़ेगा आपको। तो डेटा कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ईच रिकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ अ पार्टिकुलर वेरिएबल, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर समझे, बड़ी सिंपल सी बात है। एक जनरल इस बात को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक जनरल यानी बातें करता हूँ इस हवाले से। मेरी कोशिश ये है कि आप अपनी आसपास अतराफ से इस चीज को समझना शुरू कर दें। जब आपको किसी शख्स का नाम नहीं पता होता, किसी रेस्टोरेंट में है तो जो वेटर है उसका नाम नहीं पता, ठीक है। कोई किसी मैकेनिक के पास गए हैं, वहां जो लेबर काम कर रही है उसका नाम नहीं पता, ठीक है जी। तो जरा बताइए आप क्या करते हैं जब आपको किसी का नाम नहीं पता हो, तो आप क्या करते हैं? उससे कम्युनिकेट करते हैं, उसको बुलाते हैं। तो उसको बुलाने के लिए क्या करेंगे, जवाब दीजिए, रिस्पॉन्स कीजिए। हेलो नहीं, हेलो तो चलो ठीक है, वो हेलो तो सब लोग सुनेंगे ना बेटा। सम पार्टिकुलर, इस तरह बोलें कि वही बंदा मुखातिब हो। भले वो क्या कहते हैं, कुछ भी नेम सपोज करते हैं। ये भाई आए, उस्मान अहमद भाई बोल रहे हैं छोटू, छोटू छोटू। अभी उस्मान अहमद भाई ने कहा छोटू, तो यार ये इसने छोटू क्यों बोला? ये बस मेरा पॉइंट मुझे मिल गया, उस्मान अहमद ने दे दिया मुझे पॉइंट जो मैं चाह रहा था कि वो पिक करें। आप उसको छोटू क्यों बोल रहे हैं? आप उसको मोटू क्यों बोल रहे हैं? आप उसको लंबू क्यों बोल रहे हैं? तो छोटू, मोटू, गोरे, काले, पतले, सो ऑन, आप इस तरह के नेम्स क्यों दे रहे हैं? आपने उसको ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद आपने उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? उसकी उम्र छोटी थी तो आपने उसको छोटा बोल दिया। अक्सर और बेशतर हमारे यहाँ वेटर्स तबका जो होता है बेचारा, अगर छोटे बच्चे काम कर रहे हो या मैकेनिक की शॉप पर जो छोटे बच्चे काम कर रहे हो, उनको उनके नाम से नहीं पुकारते, ओए छोटे, सुना होगा आपने, बोलते ना। तो ओए छोटे, ओए मोटे, ठीक है। तो इस तरह के नाम कैसे दिए जा रहे हैं? तो ऑब्वियसली इस तरह के नाम एक शख्स को ऑब्जर्व करने के बाद दिए जा रहे हैं। वो जो ऑब्जर्वेशन है उसमें आप उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के बाद उसको आप कोई नाम देते हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख रहे हैं उन्हीं को हम वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल की यहाँ पे डेफिनेशन क्या है? तो डेटा कंसिस्ट ऑफ, अब मैं आ रहा हूँ वेरिएबल की तरफ समझा रहा हूँ, और ये मैंने वेरिएबल को समझाने के लिए एक बुनियादी बात आपसे की है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, डेटा कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ईच रिकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ अ पार्टिकुलर वेरिएबल। अब जरा समझिएगा, हैदराबाद के मुतालिक हम क्या क्या ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं? हैदराबाद के मुतालिक बताइए। हैदराबाद एक शहर है, उसके मुतालिक हम क्या क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? जरा बताइएगा। तो मैं साथ साथ वेरिएबल की डेफिनेशन लिख दूं, फिर इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। वेरिएबल क्या है?
characteristics that assumes different value of different entities. ठीक है जी. An entity may be a person, place, thing, or एनिमल. ठीक है. तो वेरिएबल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब अच्छाई बुराई, जो भी खुसूसियात आपको किसी भी इंसान, किसी भी शख्स में, किसी भी जगह, किसी भी प्लेस में, किसी भी एनिमल में दिखाई देती है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट अज्यूम्स डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डिफरेंट एंटिटीज. कि वेरिएबल बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को जो आप हासिल कर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी शख्स में, किसी भी प्लेस के मुतालिक, किसी भी चीज के मुतालिक, और किसी भी एनिमल के मुतालिक. तो वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक दैट अज्यूम डिफरेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंट एंटिटीज. तो अब जैसे थोड़ी देर पहले क्या था, समीर था, समीर का समीर क्या बताइए, समीर एक पर्सन है. सही है ना बेटा? बेटा पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे तो मैं समीर. ठीक है. तुम कोयटा प्याला होटल जा रहे हो, ठीक है जी. तो समीर को आप क्या समझते हैं? समीर पर्सन है, समीर प्लेस है, समीर थिंग है. हु इज समीर? हु इज समीर? समीर कौन है? पर्सन है. देखो बेटा सब लोगों ने तुम्हारा ख्याल किया समीर. ठीक है जी. अच्छा जी. तो समीर पर्सन है. अब समीर के मुतालिक मैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक अज्यूम कर सकता हूँ? तो अभी थोड़ी देर मैंने पूछा समीर तुम्हारी एज क्या है. तो समीर का जो मैंने पहला कैरेक्टरिस्टिक अज्यूम किया था एज. एज इज व्हाट? वेरिएबल. अच्छा भाई, मैंने समीर से पूछा बताओ समीर तुम बताओ तुम्हारा वेट कितना है. तो जो वेट के बारे में मैंने मालूमात ली समीर के मुतालिक, वो क्या था? वेरिएबल. तो वेरिएबल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन. तो इट मींस दैट किसी भी पर्सन के मुतालिक आप जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हासिल करेंगे वो क्या कहलाएंगे? वेरिएबल कहलाएंगे. ठीक है. अभी मैंने कहा हैदराबाद के बारे में आप क्या जानते हैं? हैदराबाद क्या है? प्लेस है. अच्छा, आप में से किसी ने कहा जनाब तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के हम कैरेक्टरिस्टिक्स अज्यूम कर सकते हैं. हैदराबाद की पॉपुलेशन कितनी है, हैदराबाद का एरिया कितना है, हैदराबाद का टेम्परेचर क्या होता है, गर्मियां कितनी पड़ती हैं, ठीक है, सर्दियां कितनी पड़ती हैं, हवा किस स्पीड से चलती है, हवा चलने की स्पीड क्या होती है. तो इसका मतलब क्या है, एक शहर के मुतालिक हम बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कर सकते हैं? हासिल कर सकते हैं. इट मींस दैट कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम हासिल कर रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं? वेरिएबल बोल रहे हैं. तो एज इज वेरिएबल, वेट इज वेरिएबल, टेम्परेचर इज व्हाट? वेरिएबल. जवाब दें बेटा. ठीक है जी. तो ये तमाम बातें इसमें फॉल कर जाती हैं. ठीक है.
तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। यस और नो? चले, तो ये इस डिस्कशन को मैं आज इतना ही रखता हूँ, इसलिए कि मेरी अगली क्लास का भी टाइम हो रहा है और ये क्लास थोड़ी सी हमारी लेट शुरू हुई थी, तो इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे इसको यहीं से अगली क्लास के अंदर। ठीक है, आप इसको देखें, स्टडी करें, फिर फर्दर बात आपसे होती रहेगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।